मर्डर केस हो गया था। ठीक है। ये अपना का अमृत में फूट फाट के आए थे 3 जन, उन लोगों को भेजे कल एक मैडम आई थी। ये ग़ालिबन 48 घंटों से इलाके में बिजली नहीं है। लोग परेशान हैं क्योंकि घर जो है कैद खानों की तरह है। बिजली गुल होने की सूरत में अंधेरा और गर्मी घर को जहन्नम बना देता है। टोरेंट की आमद के बाद से यहाँ पर कुछ इलाकों की समस्या का अंत बिल्कुल नहीं हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का मसला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टोरेंट वाले यहाँ पर पहुँच चुके हैं मगर 48 घंटे से कुछ भी नहीं है। लोगों का कहना है कि 48 घंटे से इलाके में बिजली नहीं है। अरे पानी वाली कुछ भी नहीं भाई। पानी वाली कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों को पुलिस ने मारा भगाया तो नहीं? हाँ? नहीं, ये एक शुक्र हो गया है पुलिस का कि उसने पुलिस स्टेशन से 25 मिनट की दूरी पर लोगों की गैदरिंग को कबूल कर लिया है, क्योंकि टोरेंट की मेहरबानी से इलाके में अंधेरा पसरा हुआ है। लोग परेशान हैं, लोग नर्क बन चुका है, लोगों के घर नर्क बन चुके हैं और तरक्की के डंके पीटे जा रहे हैं। कोरोना के संकट के सामने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने वाला प्रशासन और सरकार इस संदर्भ में ध्यान देने पर कब तैयार होगा, ये सवाल अभी तक बना हुआ है। पिछले 48 घंटों से इलाके में बिजली नहीं है। नया केबल डाला जा रहा है और लोग इस गर्मी और उमस से परेशान होकर मजबूरन घरों से बाहर निकलने के मजबूर हैं। प्रशासन अपनी जगह कोशिश कर रहा है और यहाँ कोई अधिकारी है क्या टोरेंट का? हम अब टोरेंट के चेतन बदियानी से बात करने जा रहे हैं, PRO, क्योंकि ये समस्या उन्होंने वादा किया था कि मुमरा में बिल्कुल समस्या नहीं होगी और ऐसा लगता है कि वो सिर्फ ढोल का पोल था। टोरेंट वालों ने आखिर में ये तय किया है कि नई केबल डाली जाएगी और नई केबल समस्या का निवारण करेगी। आप टोरेंट के अधिकारी हैं? सर टोरेंट के अधिकारी आप? काम करून आलात म्हणजे काय झालं काय तिकडे? केबल फॉल्ट आहे। 48 तास झाले सर। संपूर्ण चेंज करणार का? ये आपने देखा टोरेंट वाले हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये 48 घंटे पहले भी इसी तरह की कोशिश हो सकती थी। अभी आज कुछ रोज़ पहले यहाँ पर मेंटेनेंस का काफ़ी काम किया गया था टोरेंट की जानिब से। तो ये कैसा मेंटेनेंस हुआ है कि कोरोना की समस्या के दौरान ये नई एक समस्या जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। जीना मुहाल होता जा रहा है लोगों का। इस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर मुमरा के अंदर जो मुसीबत आई या पूरे हिंदुस्तान में आई है, आज जो हमारे मुमरा शहर में कुछ 36 या 37 जो कोरोना के पेशेंट हैं, उसकी वजह से तमाम हॉस्पिटल बंद कर दिए गए। तो जो पुराने लोग यहाँ पे आज हमारे ख्याल से डायलिसिस के जो कई पेशेंट हैं और बाकी दूसरी बीमारी के जो पेशेंट हैं वो बहुत परेशान हैं। तो हमने कलेक्टर साहब से बात किया कि सर आप किसी भी हालत में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे जो बंद है उनको आप चालू कराइए और डॉक्टरों से ये कहा जाए कि तुम अपनी OPD में आइए, जाके जो रोज़ के पेशेंट है डायलिसिस वाले या हार्ट के पेशेंट है उनको कम से कम राहत मिली। क्योंकि अगर कोई पेशेंट ऐसा आता तो हर कोई भी पेशेंट आता तो डॉक्टर कोई है नहीं, हॉस्पिटल चालू नहीं, सीधा वो लोग शिवाजी भेज देते। उसकी वजह से परेशानी ये आ रही कि आगे पुलिस स्टेशन जो नाकाबंदी लगी है, रिक्शे में या कोई गाड़ी में पेशेंट को जाने नहीं दे रहा था, उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी। तो इसको लेकर मैंने कलेक्टर साहब से मुलाकात किया, लेटर दिया
ये बात किया हॉस्पिटल के बारे में। आपको मालूम है कि ये पहले ही तो किया गया था कि मतलब सरकार 3 महीने का राशन देगी, जो राशन कार्ड वाले हैं और जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको फ्री में दिया जाएगा या आधार कार्ड देख के उनको दिया जाए। तो हमारी ये मांग है कि जो सरकार ने अपनी वो सूचना डिक्लेयर की है कि हम अनाज दे रहे हैं 1 तारीख से चालू करें। तो मेरी ये बात हुई थी राशन डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने बोला कि हम 1 तारीख से देंगे और जिसका राशन कार्ड बायोमेट्रिक नहीं हुआ, मैंने बोला कि मेरी ये मांग थी कि उनको भी राशन दिया जाए। ये बेचारे कहाँ जाएंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जो कोई पेपर नहीं। तो सरकार ने ये कहा है कि हम उनको राशन दिया, तो ये जरूरत है कि इनको राशन दिया जाए। मेरी ऐसी मांग थी राशन के दुकान के लोगों से भी। कलेक्टर साहब से बात की, 2-3 मुद्दे लेके, एक तो हॉस्पिटल को लेके, दूसरा राशन को लेके, जो राशन की वजह से बहुत तकलीफ चल रही है और जो टाइमिंग चल रहा था कि 12 से 4 का टाइम, तो ये टाइम कोई टाइम नहीं होता राशन लेने के लिए, कोई इतनी धूप में नहीं निकल पाएगा। तो उसके बारे में जो बाजार वगैरह लग रही, इतनी दुकान, इतनी जमीनें खाली जहाँ वहाँ पे लगाया जाए, तो उन्होंने कहा कि हम उसके लिए कर रहे हैं, वो टाइमिंग चेंज किया जाएगा। जिस तरीके से अफवाह चल रही थी कि मतलब 12 से 4 चलेगी दुकान, तो ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह वो फाइनल नहीं हुआ और जो टाइमिंग सुबह का है वही टाइम पे रखा जाएगा। और पार्टी के जितने भी नगर सेवक है हमारे शहर के, तो जो आमदार और मंत्री साहब वो खुद इस वक्त क्वारंटाइन हुए हैं। तो हमारी ये मांग थी कि मतलब अगर हम लोग कहाँ बोल सकते, इस वक्त कोई वो प्रशासन का कोई अधिकारी है नहीं, कोई यहाँ से वहाँ जा नहीं पा रहा है कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से। इसकी वजह से थोड़ी सी मसला आ रहा है। अगर थोड़ा भी कंट्रोल में आएगा तो सबसे पहले हमको ये करना है कि मतलब डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट को उनको एक मीटिंग किया जाए, उनको एक दूसरे में कनेक्ट करके तभी हम लोग शहर के लोगों तक राशन पहुंचा सकते हैं, गरीबों तक राशन पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बहसियत रुकने बल्दी, आपको ये पता चला कि मुमरा, कौसा और दीवा में कितने पेशेंट हैं? ये हस्बे इलाका, यानी जैसे मुमरा में कितने हैं, दीवा में कितने हैं और कौसा में कितने हैं? देखिए 2 दिन पहले तक तो दीवा प्रभाग में एक भी पेशेंट नहीं था। पूरे दीवा प्रभाग में। लेकिन लास्ट अभी परसों के दिन जो शमीम साहब जो है मुमरा कौसा के एनसीपी के अध्यक्ष थे, उनका और कुछ 2-4 लोग और निकले, ऐसा मिला के कुछ 37 पेशेंट का मुमरा का बता रहे हैं, पूरे मुमरा और दीवा प्रभाग में लेके। लेकिन सबसे ज्यादा जो था वो मुमरा प्रभाग समिति में ही था। दीवा प्रभाग में अभी 6-7 या 8 हुए हैं। लेकिन वो सारा बदनामी जो सिर्फ मुमरा के ऊपर ही मढ़ी जा रही है, उसके बारे में आप लोग कुछ नहीं, ऐसा मुमरा में मढ़ी नहीं जा रही कि मुमरा प्रभाग समिति जो है बहुत बड़ी थी। दीवा प्रभाग समिति कहाँ से, कादर पैलेस से चालू हुई। तो वहाँ पे एक भी पेशेंट थे नहीं। आपको भी मालूम होगा, आप लोग खुद पत्रकार, एक मुमरा शहर के जिम्मेदार लोग हैं। तो मुमरा शहर के अंदर जो आए, दीवा प्रभाग में आए, ये परसों के दिन से आए पेशेंट, जो MM वैली में थे कुछ, और कुछ अपना सुरमे प्लाजा में थे। तो ये अब जाके दीवा प्रभाग समिति के अंदर ये आए हैं कुछ पेशेंट। थैंक यू। इस सिलसिले में राजू अंसारी, शाह आलम के बाद राजू अंसारी से भी गुफ्तगू की। जैसे कि आज हम लोग कलेक्टर साहब को सुबह हमने कॉल किया था और हमने उनसे अपॉइंटमेंट ली थी, तो उन्होंने हमें बोला था ठीक है आप 3 से 5 के बीच में जाकर मिल सकते हैं। हम लोग वहाँ पर गए और जाकर के मैंने कलेक्टर साहब से पर्सनली बात की। जैसे कि मुमरा कौसा में आप लोग देख रहे हैं कि आज कोविड-19 के तकरीबन 36-37 पेशेंट आ चुके हैं। उसके बाद में रमज़ान अनकरीब है, तो रमज़ान की वजह से भी हमारे को कुछ हमारे टाइमिंग्स वगैरह को सही करना पड़ेगा, सही वक्त पर लोगों को अफ्तारी और सहरी का वक्त के लिए खुलना पड़ेगा। इसके ऊपर भी हमारी चर्चा हुई। उसके बाद में हमारे राशनिंग डिपार्टमेंट को लेकर के हमारी चर्चा हुई कि हमारे राशनिंग डिपार्टमेंट मुमरा कौसा में 3 टाइप के लोग रहते हैं। एक तो PHH के लोग हैं, प्रायोरिटी ह्यूमन रिसोर्सेज के लोग हैं, जिनका मतलब बायोमेट्रिक किया हुआ राशन कार्ड है। सेकंड कैटेगरी के जो लोग हैं जिनका राशन कार्ड है पर उनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ, तो वो NPH में कहलाते हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा था। और तीसरे वो लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी के लोग थे। मेरे ख्याल से 2-4 रोज से सारी राशनिंग की दुकानों के ऊपर जो PDS सिस्टम है हमारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उस PDS सिस्टम के जरिए लोगों को अनाज मुहैया कराया जा रहा है, मगर वो नाकाफ़ी है। उसको भी मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सरकार से ये गुहार लगाई है, सरकार से हमने ये अपील की है कि मुमरा कौसा के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, यहाँ ये स्लम एरिया है, यहाँ पर BPL के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग, जिसकी वजह से तकलीफ ये हो रही है कि लोगों के घर में अनाज नहीं है, कहीं कम्युनिटी किचन वगैरह कहीं हल्का फुल्के चालू हैं, तो कुछ लोग अपने अपने तौर के ऊपर कुछ काम कर रहे थे। हमने ये भी अपील की है कि जो लोग यहाँ पर कम्युनिटी किचन चला रहे हैं उनको अनाज मुहैया कराया जाए, ताकि वो लोग अनाज को बना करके लोगों के घर तक अनाज पका हुआ खाना पकाने की कोशिश करें और पहुँचाने की कोशिश करें। तो इसके ऊपर भी हमारी उनके ऊपर चर्चा हुई। तीसरी चर्चा हमारी उनके ऊपर हुई कि भाई मुमरा कौसा में तकरीबन 7 या 8 जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइम हॉस्पिटल हो, चाहे वो रहमानिया हॉस्पिटल हो, चाहे वो कलचकर हॉस्पिटल हो, चाहे वो बिलाल हॉस्पिटल हो, चाहे वो बुरानी हॉस्पिटल हो, ऐसे साई मुमरा हॉस्पिटल हो, ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जो कंप्लीटली इस लॉकडाउन के अंदर बंद हो चुके हैं। जिसकी वजह से हुआ ये है कि हमारे जो डायलिसिस पेशेंट है वो सबसे ज़्यादा बाधित हुए हैं इसके ऊपर।
उसके बाद में हमारे जो पेडियाट्रिक पेशेंट होते हैं, जो हमारे ऑर्थो पेशेंट्स हैं, जो हमारे लोकल पेशेंट जो फीवर के अंदर आते हैं, एपिडेमिक के अंदर आते हैं या वायरल फीवर्स के अंदर आते हैं, उनका कहीं पर भी ओपीडी नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही। हमने उनसे कहा कि इन सारे हॉस्पिटल्स के जो इंचार्ज हैं उनको बुला करके एक जॉइंट मीटिंग की जाए और उनको ये कहा जाए कि वो अपने हॉस्पिटल्स को ऑफिस से चालू रखें, और चालू रखने वाले सोशल डिस्टेंसिंग रखने के साथ में उनका ओपीडी जितने भी सारे ओपीडी चालू होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स आ नहीं रहे हैं डर के मारे। तो उन डॉक्टरों के ऊपर अगर जो नहीं आते हैं या जो आपके फरमान को नहीं सुनते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और अगर जो लोग सुन रहे हैं सही वक्त नहीं दे रहे तो उनको सही से बुला करके ताकीद करके उनको एक सही वक्त पे ओपीडी चालू कर दिया जाए। क्योंकि हो रहा क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो डिस्पेंसरीज थे वो सारे बंद हो चुके हैं, कोई भी डॉक्टर अभी हाथ लगाने को तैयार नहीं है पेशेंट को। तो कम से कम हमारे ये हॉस्पिटल अगर चालू रहेंगे तो इसकी वजह से ये होगा कि हमारे जो पेशेंट है, जो ऑर्थो पेशेंट है, किसी को हड्डी का प्रॉब्लम है, पेडियाट्रिक पेशेंट है जिनके बच्चों को की तबीयत खराब है, हमारे डायलिसिस पेशेंट है जिनको डायलिसिस करना पड़ता है, इस तरीके से बहुत सारे पेशेंट हैं, निमोनिया के पेशेंट हैं, मलेरिया के पेशेंट है, डेंगू के पेशेंट्स हैं, टाइफाइड के पेशेंट्स हैं। अब ये पेशेंट जाएंगे कहाँ बेचारे? तो हो रहा ये था कि इन लोगों को हम लोग या तो शिवाजी हॉस्पिटल भेजना पड़ता था या थाना के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजना पड़ रहा था। हमारे पास एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं थी। तो हमने उनसे ये भी गुहार लगाई है कि ठीक है, हमारे पास एक वेंटिलेटर, एक हमारा वेंटी वाला अपना कार्डियक एम्बुलेंस हमारे को मिल गया है फरीद नूरी साहब की तरफ से, जो बहुत काफ़ी है हमारे लिए और बहुत अच्छे से वो काम कर रहा है, और इसके लिए मैं फरीद नूरी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मगर उसके साथ में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लोकल एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है और एम्बुलेंस मुहैया नहीं होता है। तो हमने उनसे कहा है कि मुमरा कौसा में 3 से 4 जगह पर कम से कम आपकी एम्बुलेंस की तैयारी होनी चाहिए, ताकि लोग अपने जो बच्चे हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो औरतें हैं जो हॉस्पिटल जाना चाहती है वो बराबर से जाएं। एक चीज़ आपको मैं और बोल दूं, बड़ी चीज़ कि शिवाजी हॉस्पिटल में हम लोग जितने भी हमारे जो प्रेगनेंसी केसेस थे, जो लेबर पेन्स हो जाता है और उन लोगों को सीजरिंग करनी पड़ती है, पेशेंट्स को डिलीवरी करनी पड़ती है, उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ हमको हो रही है, क्योंकि शिवाजी हॉस्पिटल अकेले पूरा बेड़ा नहीं उठा पा रहा है। तो उसके लिए भी हमने कहा है कि भाई प्रेगनेंसी केसेस के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इस तरीके से अगर जो लोग अपनी जिम्मेदारी से परे हट रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहते हैं, हम तो सबसे पहले तो हमने कानून से कहा है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते तो हम उनको सोशल बाइकआउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती कि शहर में बहुत सारे प्रॉब्लम जो हम तक आ रहे थे, हमारे तक जो आ रहे थे, उसके लिए हमने सोचा कि हम जाकर के कलेक्टर साहब से लाइव बात करें, और हमने लेटर बनाया। हमने तकरीबन हमारे लेटर में 10 पॉइंट ऐसे लिए हुए हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों के लिए। जैसे सबसे पहला राशन का जो मसला था, जिस दिन नसीम बाग की गली में शादी महल हॉल के पास जिस दिन राशन की गाड़ी आई, नसीम बाग रोड लॉक था, हमने खुलवा करके राशन को उतरवाया, और राशन उतरवाने के बाद हमने उसको पूछा कि राशन कैसे तकसीम करेंगे आप, तो उन्होंने बताया था कि जिनका कार्ड ऑनलाइन है और जिनका नाम ऑनलाइन है उनको हम राशन देंगे। फिर हमने उनसे पूछा कि आप जिनका नाम, जिनके पास राशन कार्ड है उनका नाम नहीं ऑनलाइन है और राशन कार्ड ऑनलाइन है, उनको क्या करेंगे? तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास अभी उसका कोई नया GR नहीं आया, लेकिन अभी कलेक्टर साहब से बात होने के बाद ये बात सामने आई है कि इंशाअल्लाह 1 मई से जिनके पास राशन कार्ड है उनको 12 रुपये किलो चावल और 8 रुपये किलो गेहूं मिलेगा। ये एक बात। दूसरी बात, हमने कहा कि सर हमारे शहर में एक एम्बुलेंस नहीं है। मैं फरीद नूरी साहब का जितना एहसान मानूं पूरे शहर की तरफ से, बहुत दुआएं दूंगा कि उन्होंने एक एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई। नहीं तो शहर के ये हालात थे कि मुमरा स्टेशन पे एक बच्चा गिर गया, उसको दरबारी करके जो पत्रकार साहब है उन्होंने अपने बाइक पर बिठा करके लेके गया। हमने उनसे ये मांग की है कि आप 2 एम्बुलेंस का कम से कम 2 और एम्बुलेंस का इंतजाम करें। तीसरी बात कि रोज जो सुबह उठ करके हम रोज देखते हैं कि रोज एक नया GR आ जाता है कि मार्केट का टाइम 7 से 11, फिर कभी आ जाता है कि 12 से 4, फिर कभी आ जाता है कि 6 से 5। अभी सबसे बड़ी बात हमने नार्वेकर साहब से ये कही है कि सर अभी रमज़ान आ रहा है और रमज़ान हमारा बहुत मुकद्दस महीना है। हम चाहते हैं कि उसमें सुबह में लोग 3 बजे सुबह में उठ जाते हैं, उठने के बाद उनको सारी शहरी की ज़रूरत होती है, सामान होती है। तो हमने उनको टाइमिंग बोला है 3 बजे, सुबह 3 बजे से और 7 बजे तक सुबह में, और शाम को हमको क्योंकि अफ्तार की ज़रूरत पड़ती है सारी चीज़ों, 4 से 7 बजे तक ये एक चीज़ करके लिया जाए। फिर हमने एक बात ये कही कि सर सारे हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल है, जो बाहर के डॉक्टर आकर के यहाँ पर साल भर लूटते थे लोगों को, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो पेट के डॉक्टर हो, दांत के डॉक्टर हो, आँख के डॉक्टर हो, ये तमाम डॉक्टर अभी शहर से गायब है। अभी जब ये मुसीबत खत्म हो जाएगी फिर ये शहर में आ जाएंगे, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो लोकल प्रैक्टिशनर है वो डॉक्टर भी, मेरी उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप लोग अपनी क्लिनिक को ना बंद करें। हमने उनसे बात की है, नहीं तो सर इसका रिएक्शन, ये कोरोना बीमारी जो है ये टल जाएगी, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत बुरा होने वाला है। तीसरी बात हमने ये कही है कि सर
हमारे यहाँ जो मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर का भी टाइमिंग आप लोगों ने कोई रखा नहीं है। मेडिकल स्टोर को 24 घंटा का मतलब टाइमिंग दिया जाए, ये एक हमने उनसे बात रखी है। और सबसे अहम बात हमने ये कही है कि अभी जो स्कूल खुलेंगे, स्कूल खुलने के बाद जो डोनेशन के नाम पर या बिल्डिंग फंड के नाम पर जो पैसे जमा किए जा रहे हैं या जो टर्म फीस ये फीस, उसको माफ किया जाए। फिर हमने एक चीज और नार्वेकर साहब से कही कि 3 महीने का कम से कम लाइट का बिल माफ किया जाए। इस तरीके के हमने 10 पॉइंट दिए हैं, वो लेटर हमने नार्वेकर साहब को दिया है और उसी बेस पर हमने उनसे बात की और उन्होंने हमको आश्वासन दिलाया है कि इंशाअल्लाह हम इस पर जरूर विचार करेंगे और विचार करने के बाद हम आपको उसका मैसेज जरूर देंगे। अच्छा, ये जफर भाई, शहर में पिछले तकरीबन एक हफ्ते से सबसे बड़ा मसला चल रहा है। जब से टोरेंट आई है, कई इलाकों में 2-2 दिन, 12-12 घंटा, 16-16 घंटा लाइट नहीं रह रही है। अब लॉकडाउन और कर्फ्यू में लोग अंधेरे या गर्मी में घरों में तो बैठ नहीं सकते, मजबूरन उनको बाहर आना पड़ रहा है और पुलिस के डंडे का शिकार होना पड़ रहा है। तो इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपको रफीक भाई बता दूं और टोरेंट कंपनी के अधिकारी भी आपके माध्यम से सुन ले कि कोरोना ये जो वबा है ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है, ये टल जाएगी। लेकिन जो तुम परेशान कर रहे हो 2.5 घंटा और 3-3 घंटे के बाद यहाँ आ रहे हो ना, इंशाअल्लाह में 48 घंटा, आनंद कोलीवाड़ा में 48 घंटे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्लेंट में पहुंचने में 3 घंटा 3 घंटा जब मैं नगर सेवक बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर नंबर दीजिए मामला। सर, हमारे शहर का ये चलन नहीं है। हमारे शहर में जब भी कोई लाइट जाती है तो लोग पहले नगर सेवक को फोन करते हैं। नगर सेवक अगर उनसे पूछेगा कि आप हमको कंज्यूमर नंबर दीजिए तो हमको 100 गाली देंगे। और आप लोग 2.5 घंटे के बाद आते हैं। टोरेंट कंपनी गौर से सुन ले, ये जिस दिन वबा खत्म हुई शहर से, सबसे पहला आंदोलन टोरेंट कंपनी के खिलाफ होगा और सख्त आंदोलन होगा। उसके लिए चाहे मुझे जेल जाना पड़ेगा, चलेगा, मैं बिल्कुल जेल जाने के लिए तैयार हूँ। जफर भाई, आप मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं और लोगों की जो है जानकारियाँ हासिल कर रहे हैं, उनसे लोगों से मालूमात मांग रहे, कहीं ना कहीं रुकावटें भी हो रही हैं, उसके संदर्भ में आप कुछ बताएंगे? देखिए, ये बात तो सही है कि लोग घर घर जा रहे हैं, बोले चेकअप कराएं। हाँ। अरे भाई, क्या चेकअप करावे, क्या फैसिलिटी है, हम बताइए ना। आज प्राइवेट, आज जो भी जिसको कोरोना के टेस्टिंग करानी है उनको या तो शिवाजी हॉस्पिटल जाना पड़ता है या तो वहां पर जाना पड़ता है, आगे एक हॉस्पिटल है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां पर ये टेस्टिंग हो रही है, 4,500 रुपये टेस्ट लिया जा रहा है। मैंने नार्वेकर साहब से कहा कि जो 4,500 रुपये टेस्टिंग किया जा रहा है उनको बोलिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट में करें, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार, माननीय उद्धव ठाकरे साहब जो इतने बेहतरीन सीएम, इतना बेहतरीन उन्होंने डिसीजन लिया है। उन्होंने बार बार कहा है कि ये सारे टेस्ट फ्री किए जाए और आज उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 4,500 रुपये वसूली कर रहे हैं। मैंने कहा सर, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटलों का आप नाम दीजिए और सेंटर कायम करिए ताकि गरीब आदमी, जो गरीब आदमी है जिसको कोरोना हो गया, उसकी पूरी फैमिली परेशान है, वो बताइए कि कैसे वो पैसा पे करेगी। और मैंने एक चीज और कहा है, जिस फैमिली को कोरोना से जो लोग पीड़ित हैं, जो प्रभावित हुए, उनकी फैमिली को कंपनसेशन दिया जाए, ये मैंने लेटर में डाला है। थैंक यू वेरी मच। ये थे अमृतनगर के नगर सेवक जफर नोमानी। हमने नगर सेवकों से जो लोग आज कलेक्टर के यहाँ गए हुए थे, हमने उनसे मुलाकात की और उनसे हालात जाने कि उन्होंने किन नुकात पर जो है कलेक्टर से, ज़िला कलेक्टर से बात की थी और किन मसाइल को जो है इन्होंने ज़िला कलेक्टर के सामने पेश किया। आमतौर पे इंतज़ामिया मनचाहे अंदाज में अवाम का गालिबन इस्तेहसाल कर रही है, इसलिए ऐसे हालात में जो है आला अफसरान को और ऐवान इक़्तिदार को ये पता होना चाहिए कि शहर में मनचाहे अंदाज में इंतज़ामिया और अरबाब सियासत क्या कर रहे हैं। अमृतनगर से ज़फ़रुल्लाह खान महारती। निकल जल्दी, निकल। ये कोरोना महामारी चल रही है और लोग तफरी में लगे हुए हैं, मजबूरन जाता किलोमीटर को एक ठोकर जाओ, ज्यादा नाटक हो गया। मैं देख रहा हूँ तेरे को बहुत दिन से, मजबूरन। हम लोग काय के लिए घूम रहे इधर, तुम्हारे अच्छे के लिए घूम रहे हैं। ये गुंजन सेठ का बंगला है। यहाँ भी जो है पुलिस सख्ती के साथ में जो है काम कर रही है। पुलिस का दस्ता, डायगर पुलिस स्टेशन, वैभव थोरात
अपने दस्ते के साथ आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इलाके में कुछ लोग जो है हाँ नाम ले नेम प्लेट से ये वैभव जी क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? ये क्यों नहीं, लोग क्यों नहीं अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? सीरियसनेस नहीं है, हाँ। अवेयरनेस नहीं है, हाँ, थोड़ा सा क्वालिफिकेशन का भी थोड़ा सा उसमें कम है। हाँ, हाँ। हो जाएगा कंट्रोल, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता हो जाएगा। ये सलाहियतें कोरोना नहीं पहचानता ना, उसको तो सिर्फ जो है ना लोगों को टकराने का, पकड़ने का है, और उसके बाद में जान से खेल रहे हो हैं? हो जाएगा, अभी हमारा तो बंदोबस्त चालू है। हाँ, लोगों में थोड़ी सी समझदारी आनी चाहिए, आ जाएगा वो भी थोड़े थोड़े आहिस्ता। आप लोग यहाँ पर कुछ सॉफ्ट लग रहे हैं। नहीं नहीं, बस चल रहा है, अपना बंदोबस्त तो चल रहा है। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ये शील्ड टाइगर के सिक्योरिटी दस्ते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस है। लोग जो है जिस तरह से कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं, उस पर लगाम कसने के लिए इन लोगों को मजबूरन सख्त इकदाम करने पड़ रहे हैं। शील्ड टाइगर पुलिस यहाँ पर लोगों, ये मस्जिद मुकम्मल बंद है और उसका जायजा लेने के लिए शील्ड टाइगर पुलिस के एहलकार यहाँ पहुँचे हुए हैं। मुकम्मल बंद है मस्जिद। हाँ, ये उनसे जानकारी ले रहे हैं जो मस्जिद संभालते हैं साफ सफाई का। ये इस तरह से ये लोग कर्फ्यू के खिलाफ, कर्फ्यू के उसूलों के खिलाफ काम कर रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है बिल्डिंगों से उतरे हुए हैं। ये शील्ड टाइगर, ये देखिए यहाँ कर्फ्यू का निफाज हुआ है। ये देखिए इस तरह से आवाम रास्ते पर है, सख्त कर्फ्यू लगा हुआ है लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कर्फ्यू की। अब अगर यहाँ पर अगर पुलिस सख्त इक़दाम करे तो वो गुनाहगार साबित करने की कोशिश करते हैं उसे, जबकि ये लोगों की जान बचाने के लिए हो रहा है। ये नोटिस दिया है आपको रमज़ान के सिलसिले में। क्या है ये, किस सिलसिले में दिया है ये? रमज़ान के सिलसिले में कि रमज़ान में क्या एहतियाती तदाबीर करनी है आपकी, यानी यहाँ पर पूरी तरह से बंद रहेगा। सवाल का जवाब ही क्या हुआ, ये क्या हुआ है? कल गाड़ी और इनके साथ जो वारदात हुई है ये कौन है और कब हुई है ये वारदात, किस तरीके से हुई? मेरा नाम अबू बकर खान है। मैं गाड़ी अलीबाग से भर के आया। किस चीज की गाड़ी थी? HP गैस का सिलेंडर का गाड़ी था, ट्रक। हाँ। तो मैं मीरा रोड का लोड भर के आया तो रिक्शा बनने के लिए मैंने गाड़ी यहाँ दोस्ती के सामने लगा दिया। हाँ। तो इनको भेजा रात को कि गाड़ी में सिलेंडर है, हाँ। तो सो जाओ। हाँ। तो रात को 1:30 बजे जो है फोन आ रहा है कि मेरे को चोर हथौड़ी से मार दिया, बोला अच्छा। तो मैं भाग के फिर गया गाड़ी के पास बाजू वाले को लेके। हाँ। फिर देखा तो वहाँ फिर 100 नंबर में फ़ोन किया, पुलिस आई, फिर उनको बिलाल हॉस्पिटल लेके गई। हाँ। तो फिर वहाँ से मैं डिस्चार्ज करके टाका विका लगा के फिर 4 बजे वहाँ से घर पे लेके आया। हाँ। फिर गाड़ी वहाँ से मैंने स्टार्ट करके फिर पुलिस चौकी अपना बाईपास के पास वहाँ खड़ा किया गाड़ी। हाँ। खड़ा करके फिर मैं उसको लेके घर पे आया। अच्छा, तो बिलाल अस्पताल में इलाज हुआ है? हाँ, बिलाल हॉस्पिटल में इलाज हुआ। क्या नाम है तुम्हारा और ये वारदात कैसे हुई तुम्हारे साथ? मेरा नाम करीम खान है। हाँ। और मैं रात को उधर ही गाड़ी में सो रहा था। हाँ। तो एक आदमी आया तो बोल रहा है कि मुझे जाना है, पनवेल जाना है, तो मुझे छोड़ दोगे? तो मैं बोला कि अभी तो नहीं छोड़ पाऊंगा, सुबह में कोई गाड़ी वाड़ी का बोल करके आपको छुड़वा दूंगा। तो बोला कि मैं इधर ही थोड़ा बैठ जाऊँ, तो मैं बोला बैठे रहो। तो बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो खाने को अगर हो। तो मैं बोला कि नहीं, अभी फ़िलहाल तो कुछ खाने को नहीं है।
तो बोला अच्छा पानी पिला दो, तो वो मैं बॉटल निकाल करके खिड़की से उसको दे रहा था। हाँ। तो मेरा हाथ पकड़ करके खींच के हथौड़ी लेके मुझे इधर मारा। अच्छा, सर में कितनी जगह मारा उसने? एक ही जगह मारा, लेकिन मैं पीछे हटा तो वो खिड़की फिर इधर भी लग गई, तो अच्छा, दो जगह चोट आ गई। जी। अच्छा, कितने टाके आए सर में? इधर 3 टाके और यहाँ पे 2 टाके, 5 टाके। 5 टाके आए हैं। अभी ये चोर जो है, ये तुम्हारे हिसाब से क्या मकसद था उसको तुम्हारे ऊपर हमला करने का? तुम्हारे से कुछ चुराना चाह रहा था या गाड़ी से गैस का सिलेंडर वगैरह चुराना चाह रहा था, क्या था? मुझे लगता है वो जो मुझे मार के शायद बेहोश कर देता, फिर वो कुछ चुराता है। मेरे पास मोबाइल था, पर्स था। हाँ। और फिर गाड़ी में गैस सिलेंडर भी भरा हुआ था। ये लो। तो जी, तो ये उसके पास था। ये दोनों हथियार उसके पास है। उसके पास ही था। ये दोनों हथियार से मारा है जी। ये हथौड़ी से मारा? हथौड़ी से मारा। हाँ। बाद में जब मैं नीचे करके मैं बोला उसको कि मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ, तो ये हथियार उधर ही छोड़ करके वो भाग गया। अच्छा, कितने लोग थे? अकेले ही था वो टाइम, तो मेरे सामने अकेले ही था। अच्छा, ये अभी बताइए, आपने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आई, इसका स्टेटमेंट भी हो गया, उसके आगे पुलिस ने कुछ कार्रवाई के लिए आपको बुलाया? मेरे को कार्रवाई के लिए नहीं बुलाया। हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पूरा मतलब पंचनामा करके लिखो के कैसा हुआ क्या हुआ। इसका स्टेटमेंट लिया? हाँ, स्टेटमेंट लेके उधर। आपका भी लिया? मेरा नहीं कुछ लिए, इनका ही लेके फिर करीम का लिया है? करीम का लिए, कैसे हुआ क्या हुआ लिख के लेके चले गए। अच्छा, उसके बाद फिर कोई फोन ऑन नहीं आया कुछ आपको? भी फोन ऑन नहीं आया। मतलब आगे अभी तक कोई कार्रवाई बढ़ी नहीं है? कुछ नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं बढ़ी। ठीक। तो ये आपने देखा कि शिवली नगर में एक ड्राइवर को किस तरह से चोरों ने उससे माल छीनने की कोशिश की। बहरहाल जान बच गई और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इसका अभी तक पता नहीं है। इसी तरह की एक वारदात और हो चुकी है जिसमें एक मोबाइल छीन लिया गया है अस्पताल गए हुए शख्स। शिवली नगर से जफरुल्लाह खान महारत। ये यहाँ झंडा लगा हुआ है, ये बाकायदा। आज मुमरा का क्या हाल हो गया मालूम है आप लोगों को? मुमरा का क्या हाल हो गया? हम लोगों का खाना पानी बंद हो गया। हाँ, 60 बिल्डिंग का हाल चल के चलो, अमृत नगर में दिखा हम लोग एक दुकान नहीं बंद कर पा रहे, 60 दुकानें बंद है। बिल्डिंग खुली है, उनका हाल पूछो, उनको क्या उनकी हालत थी। हाँ, और ऊपर से कौम पूरी बदनाम हो रही है। मुसलमान सुनता नहीं, मुसलमान मानता नहीं, और कितना कौम को बदनाम कराएंगे। जाओ बेटा जाओ, घर पे जाओ, घर पे जाओ। कोरोना ही है, कोई मेला नहीं है, किसी को नहीं माफ करता है। ये नहीं है, पर जरा भी सीरियसनेस नहीं है, किसी को भी नहीं माफ करता ये। अपने घर वालों से मोहब्बत है तो कोरोना से रुको। ये उत्तर भारतीय महासंघ का रिलीफ कैंप है जहां लोगों के लिए थोड़ा सा फासला रखो। ये उनके लिए पैकेट तैयार हो रहे हैं। मामा